मैं डॉक्टर कंचन श्रीवास्तव हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक्जिमा पर। तो पहले हम देखते हैं एक्जिमा क्या है और ये कैसा दिखता है। तो एक्जिमा एक स्किन की आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है। पहले ये डिजीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही ज़्यादा पाई जाती थी, पर आजकल इसका प्रचलन इंडिया में भी बहुत बढ़ गया है। ये डिजीज़ किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, पर ज़्यादातर ये बच्चों में देखी जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं या न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं। एक्जिमा को हम कैसे पहचानते हैं? जिस व्यक्ति को एक्जिमा होता है, उनकी स्किन एक्चुअली थोड़ा ड्राई टेंडेंसी की होती है। उनकी स्किन दिखने में ड्राई लगती है। उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं और ये चकत्ते काफ़ी खुजली करते हैं। एक्जिमा के लक्षण मेनली दो तरीके के होते हैं। एक तो स्किन का रैश होता है, दूसरा खुजली। तो एक्जिमा में जो रैश होता है, जिसको होता है, उसके स्किन पे लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। चकत्ते वैसे तो शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं, पर अगर शुरुआती देखा जाए तो इनिशियली वो स्टार्ट होते हैं स्किन के फोल्ड वाले एरिया से, जैसे घुटने के पीछे का एरिया हुआ या एल्बो जॉइंट का एरिया हुआ, गर्दन का फोल्ड हुआ। इन जगहों से रैशेस स्टार्ट होते हैं और ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते कभी कभी पूरे स्किन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इनिशियली तो चकत्ते थोड़ा सा गुलाबी होंगे, पर अगर हम एक्जिमा को टाइम पे ट्रीट ना करें तो यही चकत्ते धीरे धीरे काफ़ी क्रॉनिक हो जाते हैं और उस वक्त वो थोड़े मोटे मोटे दिखने लगते हैं और उनका रंग भी बदलने लगता है। अगर काफ़ी इग्नोर्ड सा एक्जिमा है और उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया है तो इस तरह के एक्जिमा में गांठें पड़ जाती हैं और कभी कभी जो है काफ़ी शरीर में फैल के इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। दूसरा मेन सिम्टम एक्जिमा का होता है खुजली। खुजली एक्जिमा में इतनी तीव्र होती है कि खुजलाते खुजलाते कई बार स्किन पे घाव बन जाते हैं और खून तक निकल आता है। अगर बहुत घाव बन गया है, एक्जिमा में इंसान खुजला रहा है, उसको वक्त पे ट्रीट नहीं किया है, तो ऐसी स्किन पे फिर इन्फेक्शंस होने लगते हैं और काफ़ी अदर कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। इसके अलावा लक्षण इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस उम्र में एक्जिमा हुआ है। अगर छोटे बच्चे में एक्जिमा हुआ है, जैसे 2 या 3 महीने का बच्चा है, तो यूजुअली एक्जिमा काफ़ी चेहरे के एरिया पे या बाह के बाहरी साइड के एरिया में ज़्यादा देखा जाता है। पर अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 5-6 साल 8 साल की उम्र है, तो एक्जिमा यूजुअली स्किन फोल्ड्स पर ज़्यादा दिखाई देता है। एडल्ट्स में एक्जिमा यूजुअली कहीं भी हो सकता है, पर एडल्ट्स में एक्जिमा ज़्यादातर हाथ और पैर में यानी हथेली और तलवों में ज़्यादा देखा जाता है। उसका एक मेन कारण ये भी है कि वो लोग हाथ और पैर को, हथेली को यूज़ ज़्यादा करते हैं। उनका केमिकल का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्जिमा उनका इन एरियाज़ में ज़्यादा लोकलाइज हो जाता है। एक्जिमा कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉपिक एक्जिमा के बारे में। एटॉपिक एक्जिमा एक जेनेटिक टाइप का एक्जिमा होता है। इसमें जेनेटिक टेंडेंसी या फैमिलियल टेंडेंसी होती है एक्जिमा होने की। अगर किसी को एक्जिमा हो रहा है तो पहले ये देखना होता है कि उसके परिवार में कोई इस तरह की हिस्ट्री तो नहीं है, ड्राई स्किन टेंडेंसी तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है बाकी लोगों को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, या नज़ला तो नहीं होता है, एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं होता है। तो जिसका एटॉपिक एक्जिमा होता है उसमें खुद में या फैमिली में इस टाइप की हिस्ट्री मिलती है। एटॉपिक एक्जिमा यूजुअली बच्चों में शुरू होता है, 2 या 3 महीने के बच्चे को भी हो सकता है। इसमें रैश जो है गाल के हिस्से से, चेहरे से या बाजुओं से शुरू होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है एक्जिमा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, वो स्किन फोल्ड्स पे आके रुक जाता है और धीरे धीरे कभी कभी पूरे शरीर में भी फैल सकता है। इस तरह के एक्जिमा में यूजुअली चांसेस होता है कि 4 से 5 साल की उम्र के बाद हो सकता है ये एक्जिमा ठीक हो जाए या कंट्रोल रहे और ना फ्लेयर अप ना हो, पर कई बार ये लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। एटॉपिक एक्जिमा में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है स्किन ड्राइनेस। ऐसे बच्चों की स्किन थोड़ा जेनेटिकली ड्राई होती है। उनमें जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मली लोगों में होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं। तो ऐसे बच्चों को या एडल्ट्स को बार बार स्किन को मॉइस्चराइज करना होता है। वही इसका मेन ट्रीटमेंट है, वही इसको प्रिवेंट कर सकता है। बाकी अगर फ्लेयर अप होता है या पैचेस होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। दूसरा टाइप का एक्जिमा है कॉन्टैक्ट एक्जिमा या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक्जिमा यूजुअली किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से होता है। जैसे कोई भी केमिकल्स हैं या एलर्जेंस हैं, तो इसको उसी बेसिस पे 2 पार्ट में हम बोल सकते हैं कि या तो एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा है या इरिटेंट कॉन्टैक्ट एक्जिमा है। तो
एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा यानी कि हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या ऐसी चीज़ हमारे कॉन्टैक्ट में आ रही है जिससे हमको एलर्जी हो रही है। तो ये केमिकल्स होते हैं जैसे डाई है या परफ्यूम है, रबर है, प्लास्टिक है। जिन लोगों को ये चीज़ें नुकसान करती हैं या इनसे एलर्जी होती है, उनको एक्जिमा जैसा रैश होने लगता है। तो उनको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा होता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट एक्जिमा। इरिटेंट कॉन्टैक्ट एक्जिमा में एलर्जी तो नहीं होती है, पर स्किन में एक कंटिन्यूअस इरिटेशन रहता है केमिकल्स की वजह से। सबसे बड़ा इरिटेंट क्या है? वाटर, पानी। अगर कोई बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करता है एक्सेसिवली, तो उसको ये इरिटेंट कॉन्टैक्ट एक्जिमा हो सकता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा सोप्स, डिटर्जेंट्स या आजकल जैसे लोग सैनिटाइजर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो उससे स्किन में एक सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा होता रहता है, इंजरी होती रहती है, जिसकी वजह से उनको एक्जिमा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर उन्हें लग रहा है कि चीज़ें नुकसान कर रही हैं, तो उन्हें उसको अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉइस्चराइज करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज करेंगे, उतना ज़्यादा फ्लेयर अप का चांस कम होगा। मॉइस्चराइज़र करने से स्किन में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है और स्किन का रिपेयरिंग होता रहता है। तीसरे टाइप का एक्जिमा है सेबोरिक एक्जिमा। सेबोरिक एक्जिमा यूजुअली या तो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है या एल्डरली पॉपुलेशन में। इसमें क्या होता है कि सर पे थोड़ा-सा ड्राई स्केलिंग टाइप का हो जाता है, मतलब रूसी टाइप से होता है। रूसी का ही एक वर्ज़न आप समझ सकते हैं। तो कई बार तो केवल सर में ही होता है, पर कई बार स्प्रेड करके, ख़ास तौर से बच्चों में, वो कान के पीछे या बाकी शरीर के हिस्सों में भी फैल जाता है। इसमें भी थोड़ा-सा खुजली और इरिटेशन होती है। और अगर इसको हम लोग इसको डर्मेटोलॉजिस्ट से अगर कंसल्ट करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एडल्ट्स में अगर सेबोरिक एक्जिमा होता है एल्डरली पॉपुलेशन में, तो वो भी काफ़ी क्रॉनिक हो सकता है। सर पे शुरू करता है, फिर आईब्रोज, कान के पीछे, चेस्ट पे या पीठ पे फैल सकता है। इस टाइप का एक्जिमा थोड़ा-सा स्टबर्न नेचर का होता है, यानी कि ठीक तो होता है पर लौट सकता है, स्पेशली अगर एडल्ट्स में है। ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस लें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाउएवर रिलैप्सेस हो सकते हैं। दूसरे टाइप का एक्जिमा होता है स्टैसिस एक्जिमा, या उसको हम वेरिकोज एक्जिमा भी बोलते हैं। ये ज़्यादा एडल्ट्स में ही पाया जाता है और थोड़ा लेटर एज में पाया जाता है। इसका मेन कारण होता है पैर में स्वेलिंग होना। तो पैर में अगर किसी प्रकार से सूजन हो सकती है, मेनली बिकॉज ऑफ वेरिकोज, जो नसें मोटी हो जाती हैं, टॉर्चुअस हो जाती हैं, उनकी वजह से पैरों में पानी इकट्ठा होता रहता है। पानी इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग आती है, स्किन स्ट्रेच होती है, उसकी वजह से एक्जिमा होता है। ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो बहुत ज़्यादा देर तक या तो बैठे रहते हैं, या जिनका ऐसा जॉब है जहाँ उन्हें काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है और ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। उन लोगों में ज़्यादा होता है। इसमें स्किन धीरे-धीरे एक्जिमा होते-होते काफ़ी स्कार हो जाती है। अगर इसमें घाव बन जाएँ तो उसको थोड़ा-सा ट्रीट करना मुश्किल होता है। घाव भरने में काफ़ी समय लगता है। तो जिनको वेरिकोज एक्जिमा की या स्टैसिस एक्जिमा की टेंडेंसी है, उन्हें हमेशा थोड़ा-सा मोबाइल रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा देर बैठे हैं तो अपने पैरों को थोड़ा-सा मूव करते रहना चाहिए, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, या थोड़ा-सा देर-देर उठ के थोड़ा-सा चलते रहना चाहिए। थोड़ा-सा मोबिलिटी बना के रखना चाहिए। अगर एक्जिमा काफ़ी क्रॉनिक होता जा रहा है तो उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस लेना चाहिए। इसको ट्रीट कर सकते हैं, और कई बार इस पे डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एडवाइस करेंगे, जिससे कि काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी समय तक इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। अलग टाइप का एक्जिमा होता है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर हाथ और पैरों में ज़्यादा होता है। किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में, एडल्ट्स में। इसमें उंगलियों पे या पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां में छोटे-छोटे दाने या छाले जैसे पड़ते हैं। ये छाले बहुत खुजली करते हैं और इसमें जलन होती है। जब ये छाले फूट जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक स्केलिंग और धीरे-धीरे काफ़ी क्रॉनिक होने पर काफ़ी फिशर्स पड़ जाते हैं, यानी कि स्किन में कट्स बन जाते हैं। काफ़ी डेबिलिटेटिंग होता है, यानी काफ़ी परेशान करता है इस तरह का एक्जिमा। ये किसी को भी हो सकता है। ये इस तरह का एक्जिमा एटोपिक पेशेंट्स जो हैं, जिनको एटोपिक एक्जिमा टेंडेंसी, उन्हें भी हो सकता है। पर कई बार इसमें थोड़ा-सा एलर्जी की टेंडेंसी होती है। जैसे किसी को निकल की, मेटल की जिनको एलर्जी होती है, उनको कई बार डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा टाइप के सिम्पटम्स होते हैं। एक और एक्जिमा होता है डिस्कॉइड एक्जिमा। डिस्कॉइड का जैसे मतलब समझ में आ रहा है, गोल-गोल। इसमें जो एक्जिमा के पैचेस बनते हैं वो बड़े गोल-गोल सिक्के की तरह बनते हैं। बच्चों में भी होता है, पर ये भी थोड़ा एल्डरली पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। हाथ और पैर के हिस्से में ज़्यादातर ये होता है, गोल-गोल सिक्के की तरह एक्जिमा बन जाते हैं, जो ड्राई भी हो सकते हैं, कभी-कभी वेट भी होते हैं।
दवा करने से ये ठीक तो होते हैं, पर कई बार इनकी बड़ी क्रॉनिक टेंडेंसी होती है और ये लौटने की कोशिश करते हैं। इनको दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। और आखिरी टाइप का एक्जिमा होता है एस्टेटोटिक एक्जिमा। एस्टेटोटिक मतलब बहुत ड्राई। ये एक्जिमा मेनली एडल्टरी पॉपुलेशन में ही पाया जाता है। इस तरह का एक्जिमा जैसे कि वर्ड से समझ में आता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन ड्राइनेस की वजह से होता है। एल्डरली पॉपुलेशन में क्योंकि उनकी स्किन एज के साथ ड्राई होती जाती है, ऑयलीनेस कम हो जाती है, पसीना कम हो जाता है, तो बहुत ड्राई होने की वजह से अगर उसमें मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, उसका केयर नहीं कर रहे हैं, तो स्किन में क्रैक्स पड़ जाते हैं और क्रैक्स होने की वजह से उनको एक्जिमा हो सकता है। तो इसका तो मेन ट्रीटमेंट मॉइस्चराइजर ही है। ऑफकोर्स जब अगर स्किन बहुत रेड है, एक्जिमा बहुत सीवियर है, बहुत खुजली कर रहा है, तो उसको ट्रीट तो करना ही पड़ता है। अदरवाइज मॉइस्चराइजर यही मेन इसका ट्रीटमेंट होता है। मेन कारण होता है जेनेटिक। तो जिनको जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जैसे कि हमने बताया टॉपिक एक्जिमा, तो जेनेटिक कारण है। जेनेटिकली कई लोग की स्किन ड्राई होती है, उनकी स्किन में वो मॉइस्चराइजिंग लेयर या वो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स जो नॉर्मली लोगों में मिलते हैं वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन ड्राई होती है। ड्राइनेस के होने की वजह से स्किन में इचीनेस रहती है, खुजली होती है और फिर एक्जिमा बन जाता है। तो ये एक मेन कारण है जो कि मेनली एटोपिक एक्जिमा में पाया जाता है। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि एलर्जीज की वजह से एक्जिमा होता है। अब एलर्जी की वजह से, जैसे फूड एलर्जी कई लोग जानना चाहते हैं, तो फूड एलर्जी से भी एक्जिमा होता है। जिन लोगों को नट्स से या मिल्क प्रोडक्ट से, फिश से, चिकन से एलर्जी होती है, कई बार उनको एक्जिमा होने लगता है। फूड एलर्जी से जो एक्जिमा होता है उसकी वजह से एक्जिमा यूजुअली काफ़ी जनरलाइज टाइप का होगा, यानी कि यूजुअली पूरे शरीर में फैलने की कोशिश करेगा। जब भी वो पर्टिकुलर फूड खाएंगे उनके स्किन में रैशेज होने लगते हैं। अगर एक्जिमा है तो वो फ्लेयर अप हो जाता है, ज़्यादा खुजली करने लगता है। ये तो फूड एलर्जी हुई, पर एलर्जी बाकी चीज़ों से भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई ऐसी चीज़ जो स्किन पे लगा रहे हैं उससे एलर्जी है, जिसको कि हम कॉन्टैक्ट एलर्जी बोलते हैं। तो जैसे परफ्यूम है, डाई है, रबर की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कई बार कई लोगों को उसके टच के आने से एक्जिमा होता है। तो ये वाली चीज़ें भी एक्जिमा करती हैं। तो ये कॉन्टैक्ट एलर्जीज हो गई। तीसरी चीज़ होती है केमिकल्स की वजह से एक्जिमा। जो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप्स, डिटर्जेंट्स, उनको भी एक्जिमा हो जाता है। तो ये एक्जिमा ज़्यादातर कॉमन होता है हेयर ड्रेसर्स में, हेल्थ वर्कर्स में या हाउसवाइफ्स में, जिनमें केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी एक्जिमा होता है। चौथा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी कई बार जो दबा हुआ एक्जिमा है, इंटरनल एक्जिमा है, वो एग्रवेट कर सकता है। जो हमें एक्जिमा ट्रीट करना होता है तो हमको 3 मेन बातों पे ध्यान देना है कि एक्जिमा का रैश ट्रीट करना है, अगर एक्जिमा की वजह से कोई इचिंग है, सिम्टम्स हैं, उसको ट्रीट करना है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको ट्रीट करना है। उसके अलावा एक्जिमा के फर्दर फ्लेयरअप्स कैसे रोकने हैं और कैसे प्रिवेंशन करना है, उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रीटमेंट पे। जैसा कि हमें पता है एक्जिमा में जो बेसिक डिफेक्ट है वो है ड्राइनेस। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मॉइस्चराइजर प्रिस्क्राइब करेगा, उसको बहुत कम मात्रा में ना यूज़ करें, उसको लिबरली यूज़ करें, उसको दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइज़र को यूजुअली हेयर की डायरेक्शन में लगाया जाता है और अगर नहा के आप आए हैं तो उसको थोड़ा सा डैम्प स्किन पे ही लगाएं, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया हो। मार्केट में बहुत टाइप के मॉइस्चराइजर्स हैं, पर आपको अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उसको यूज़ करें। यूजुअली क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स प्रीफर किए जाते हैं रादर देन लोशन। दूसरी बात आती है इचिंग। अगर किसी को सीवियर इचिंग है तो इचिंग को कंट्रोल करना होता है। इचिंग कंट्रोल करने के लिए कभी कभी क्रीम से भी, मॉइस्चराइजर से भी कंट्रोल हो जाता है, पर अगर उससे नहीं हो रहा है तो आपका डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स देगा जो कि एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स होती हैं। माइल्ड भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, डिपेंडिंग कि आपका सीवियरिटी कितना है इचिंग का, उस पर डिसाइड करके आपको एंटी हिस्टामिन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तीसरी चीज़ जो कर सकते हैं वो है एक्जिमा का रैश ट्रीट करना, जो लाल चकत्ते हो जाते हैं। ये चकत्ते बड़े इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो इसके लिए जो क्रीम्स यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं स्टेरॉयड क्रीम्स। स्टेरॉयड क्रीम्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, पर उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अपने आप ओवर द काउंटर फार्मेसी से खुद खरीद के ना लगाएं, क्योंकि स्टेरॉयड क्रीम पे ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि आपका कौन से स्ट्रेंथ की क्रीम आपको चाहिए। अगर इस कौन से एरिया इन्वॉल्व है, अगर बच्चा है तो माइल्ड क्रीम चाहिए, अगर एडल्ट है तो स्ट्रॉन्ग क्रीम चाहिए, या अगर फेस
का एरिया है तो माइल्ड क्रीम्स चाहिए, अगर स्कैल्प का एरिया है तो स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है कि आपको कौन से स्ट्रेंथ की क्रीम चाहिए, कितने दिन चाहिए और कितनी बार लगानी है। उसके अलावा अगर स्किन में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे कि अगर इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसको भी साथ में ट्रीट करना होता है। इसके लिए भी क्रीम्स हैं या टैबलेट्स हैं जो कि आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। इसके अलावा आगे फ्लेयर अप ना हो, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके बाकी सब दवाइयाँ बंद भी अगर हो जाएँ तो मॉइस्चराइज़र्स को कंटिन्यू रखना है। मॉइस्चराइज़र ही एक ऐसी चीज़ है जो एक्जिमा को फर्दर फ्लेयर अप होने से प्रिवेंट करेगा। जो भी आपका एक्जिमा का ट्रिगर हो, जो कि धीरे-धीरे आपको पता चल जाता है या फिर आपका डॉक्टर आपको बताएगा, तो उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है जिसकी वजह से आपका एक्जिमा फ्लेयर अप होता है, तो उस एलर्जन को अवॉइड करना है। जैसे अगर एग खाने से आपका एक्जिमा बढ़ता है तो उसको अवॉइड करना है, या केमिकल एक्सपोज़र से बढ़ता है तो इसको अवॉइड करना है। एक्जिमा को अगर वक्त पे ट्रीट कर लें तो साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। पर अगर एक्जिमा वक्त पे ट्रीट ना किया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो एक्जिमा जो है क्रॉनिक एक्जिमा में कन्वर्ट हो सकता है, लैकेनिफाई हो सकता है। यानी कि स्किन काफ़ी मोटी और थिक टेक्सचर की हो जाती है, जो कि देखने में भी बहुत ख़राब लगती है। ऐसी स्किन काफ़ी खुजली भी करती है, स्किन में गांठें बन सकती हैं और स्किन में नोड्यूल्स बन सकते हैं, जो कि ट्रीट करने में और भी मुश्किल होते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। एक्जिमा स्किन में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी होते हैं। इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो एक्जिमा स्किन को अगर वक्त पे ट्रीट कर लें तो हम इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिसको परसिस्टेंट एक्जिमा रहता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इफेक्ट करती है। वो काम में मन नहीं लगा सकते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। बच्चों के केस में ये उनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। तो एक्जिमा को कंट्रोल करना या ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्किन को ड्राई ना होने दें, हमेशा मॉइस्चराइज रखें। नहाने के तुरंत बाद ही मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। नहाने के लिए बहुत ही माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइजिंग सोप का इस्तेमाल करें। जो पानी होना चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर या ल्यूक वार्म हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। हमेशा कॉटन के ही कपड़े पहने, इनर कपड़ा हमेशा कॉटन का होना चाहिए, उसके ऊपर से अगर वुलन कपड़ा पहनना है तो पहन सकते हैं। उसके अलावा परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स या केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उससे एक्जिमा फ्लेयर अप हो सकता है। जो चीज़ें एक्जिमा को ट्रिगर करती हैं उनको अवॉइड करें। कुछ लोगों में जैसे डस्ट है, पॉलन है, एनिमल फर है, ये सब चीज़ें एक्जिमा को एग्रवेट कर सकती हैं। तो जिनको इससे एक्जिमा फ्लेयर अप होता है उनको इन ट्रिगर्स को अवॉइड करना चाहिए। एक्जिमा के लिए घर में अगर हमारे पास नारियल का तेल है तो नारियल का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। पर नारियल के तेल में कोई भी चीज़ मिक्स ना करें। घर के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें विटामिन की, जैसे विटामिन ए, सी, ई जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है, उनका सेवन ज़्यादा करें। और घर में अगर आपके पास कैलामाइन लोशन है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक्जिमा के पैचेस को ठीक कर देता है, कूल डाउन कर देता है। कुछ ऐसे सीज़न हैं जो एक्जिमा वाले मरीजों को सूट नहीं करता है, जैसे कि जिस सीज़न में डस्ट या पॉलन बहुत ज़्यादा हो, तो उस मौसम में आप घर के अंदर ज़्यादा रहें और मॉइस्चराइज़ करके रखें, अपने आप को कवर अप करके रखें, जिससे कि एक्जिमा ज़्यादा फ्लेयर अप ना हो। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा घर में काम करती हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि वो ग्लव्स ज़रूर पहनें। हाउस होल्ड ग्लव्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो ग्लव्स पहन के काम करें। बार बार पानी में हाथ डालने से भी वो इरिटेंट का काम करता है, या सोप्स, डिटर्जेंट्स, ब्लीचेस, ये सब भी आपकी स्किन की लेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं।